हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 8, ठीक है। इसमें हम यूपीएसआई में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके जीएस और जितने भी आपके मूल संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में टोटल आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आप इस सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही आपके लिए एक नोटिस ये है कि यूपीएसआई और एएसआई और आपका रेडियो ऑपरेटर का जो आपकी वैकेंसी थी जिसका नोटिफिकेशन था 2023-24 में, उसका एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है, ठीक है। और जो आपका 2025 में जो वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसका अभी एग्जाम कंडक्ट होना बाकी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? तो ये है आपका धारा नंबर 124, ठीक है। यह धारा यात्रियों के बिना टिकट या पास यात्रा करने पर रोक लगाती है। बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना या दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो धारा 129 से वो संबंधित है सुरक्षा हेलमेट से, और धारा 185 संबंधित है नशे में वाहन चलाने से, ठीक है। और धारा 180 आपका संबंधित है बिना लाइसेंस वाहन देने पर दंड से जुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक हृदय धमनी रोग का खतरा बढ़ता है? पहला आपका ऑप्शन है नियमित रूप से व्यायाम, दूसरा आपका ऑप्शन है सामान्य शरीर द्रव्यमान सूचकांक, तीसरा आपका ऑप्शन है स्ट्रेस यानी तनाव, और चौथा आपका ऑप्शन है ईटिंग बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार खाना। तो ये है आपका स्ट्रेस यानी कि तनाव, ठीक है। परिहृदय धमनी रोग यानी कि सीएडी हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से होता है। जोखिम बढ़ने वाले कारक कौन कौन से हैं? उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, मोटापा, तनाव, असंतुलित आहार और निष्क्रिय जीवन शैली, ठीक है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के सेवन से क्या होता है कि जो हृदय रोग है वो उसका खतरा घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, यानी कि एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट आर कॉल्ड डैश। ये कहा जाता है आपका निशाचर यानी कि नॉकटर्नल, ठीक है। निशाचर पशु रात्रि में सक्रिय रहते हैं और दिन में आराम करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर उल्लू, चमगादड़, बिल्ली या फिर लोमड़ी। जो आपके डाईयूरनल प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो दिन में सक्रिय रहते हैं, जैसे कि मनुष्य। और आपका ऑरोरोरल कौन सा प्राणी होता है? ये आपका प्रातःकालीन सक्रिय रहते हैं, यानी कि सुबह के टाइम में सक्रिय रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्दपद जोड़े गए हैं? पहला आपका ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, आपका ऑप्शन प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र, समाजवादी, लोकतंत्रीय और गणतंत्र, और चौथा आपका ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लागू हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में सबसे अधिक बदलाव किए थे। प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता थे, ठीक है। इस संशोधन से भारत का स्वरूप समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? पहला आपका ऑप्शन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद, तीसरा आपका ऑप्शन है शंघाई सहयोग संगठन, और चौथा आपका ऑप्शन है ब्रिक्स, ठीक है। तो ये है आपका खाड़ी सहयोग परिषद। यह समझौता 2021 में कतर और अन्य खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र के बीच हुआ था। जीसीसी की स्थापना 1981 में हुई थी। सदस्य देश कौन थे? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन थे, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रियाद में सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को पीआईएल यानी कि जनहित याचिका के रूप में डैश। पहला आपका ऑप्शन है दाखिल किया जा सकता है, दूसरा है माना जाता है, तीसरा आपका ऑप्शन है दाखिल किया जाएगा, और चौथा आपका ऑप्शन है माना नहीं जाता है। ये आपका माना नहीं जाता है, ठीक है।
कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाएं व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित होती हैं, न कि जनहित से, इसलिए इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल के रूप में नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? ये आपका किया गया था वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब का। ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था 1940 से 1956 के बीच। ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। इसका आकार बहुत बड़ा था, गर्मी उत्पादन इसमें ज़्यादा था और बिजली की अधिकतम खपत इसमें होती थी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एनियैक, यूनिवैक और एडीवैक, ये सब क्या थे? आपके प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, दूसरी पीढ़ी जो थी कंप्यूटर की वो थी 1950 से 1960 के बीच, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था और असेंबली भाषा की शुरुआत हुई इस जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी तीसरी पीढ़ी जो कि था 1964 से 1971 के बीच। इसमें आईसी सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ और कीबोर्ड मॉनिटर का उपयोग होने लगा था। ठीक है, चौथी पीढ़ी की बात करें तो 1971 से 2010 के बीच में था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई तकनीक का उपयोग हुआ और ये जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ये क्या था? कंप्यूटर था। ठीक है, और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया इसको। और जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है वो 2010 से वर्तमान में चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और ध्वनि आदेश जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो ये थे आपके स्टार्टिंग में 97 सब्जेक्ट। ठीक है, संविधान 1950 के समय संघ सूची में 97 विषय थे। अब संशोधन के बाद यह संख्या कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? 100 विषय। ठीक है, संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उदाहरण के तौर पर रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा या फिर डाक सेवा। ठीक है, और अब कमेंट करके बताएं कि स्टेट लिस्ट में कितने आपके विषय हैं और आपके कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय हैं। ठीक है, आप कमेंट करके इसको बताएं। अगला क्वेश्चन है, केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? तो ये है आपका पावकुतु। ठीक है, यह केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली नाटक है। इसकी कथाएं प्रायः रामायण पर आधारित होती हैं। दक्षिण भारत में कठपुतली की अन्य शैलियां कौन कौन सी है? बुंदेई जो कि उड़ीसा राज्य में परफॉर्म किया जाता है, दूसरा है बोम्बेटा जो कि कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है और तीसरा है आपका यमपुरी जो कि बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस डैश द्वारा अनुमोदित होता है? पहला आपका ऑप्शन है कृषि उपज मंडी समिति, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, तीसरा आपका ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति और चौथा है भारतीय खाद्य निगम। तो ये आपका अनुमोदित किया जाता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा। ठीक है, एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और इसे सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अनुमोदित करती है। ठीक है, एफआरपी तय करने का आधार क्या होता है? पहला है आपका लागत मूल्य के ऊपर इसको तय किया जाता है, दूसरा है आपका पॉइंट उत्पादकता। ठीक है, और तीसरा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य और चौथा है किसानों का उचित लाभ। ठीक है, एफआरपी राज्य द्वारा तय स्टेट एडवाइस प्राइस यानी कि एसएपी से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? ये आपकी बनाई गई थी बॉम्बे में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की शक्ति की रक्षा करना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन 1920 से जोड़ा। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये आपका किया गया था वर्ष 1958 में और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है आपका लखनऊ में स्थित। इसका उद्देश्य है राज्य में तकनीकी शिक्षा और डिप्लोमा संस्थानों का संचालन व नियंत्रण। ठीक है, यह बोर्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षा, सिलेबस और प्रमाण पत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला आपका ऑप्शन है ब्रिटिश संकलित प्रांत, दूसरा है डच भारत प्रांत, तीसरा है संयुक्त प्रांत और चौथा आपका ऑप्शन है पूर्वी भारत प्रांत। ये जाना जाता था आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से। ठीक है,
ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश का अर्थ होता है नॉर्दर्न प्रोविंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना डैश के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। पहला आपका ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1980, दूसरा है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, तीसरा आपका ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और चौथा आपका ऑप्शन है भारतीय वन अधिनियम 1927। तो ये आपका था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में किया गया था और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। यह बोर्ड पशुओं के साथ क्रूरता रोकने और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रेवरेंड फादर जॉन मैथ्यू थे, ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत पशुओं पर अत्याचार करने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला आपका ऑप्शन है मोक्सी मार्ली स्पाइक, दूसरा है एलन मस्क, तीसरा आपका ऑप्शन है मार्क जकरबर्ग और चौथा है जेफ बेजोस। तो ये आपका किया गया था मोक्सी मार्ली स्पाइक्स के द्वारा, ठीक है। सिग्नल ऐप की स्थापना 2014 में हुई थी। इसे ब्रियान एक्टन यानी कि व्हाट्सएप के सह संस्थापक ने सिग्नल फाउंडेशन के रूप में सहयोग दिया था, ठीक है। यह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है, सुरक्षा और गोपनीयता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदान में मौजूद मृदा डैश होती है। पहला आपका ऑप्शन है लेटराइट मृदा, दूसरा है लाल और पीली मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा और चौथा है आपका ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा। ये आपकी होती है जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल, ठीक है। चोस जो कि होता है पंजाब हरियाणा क्षेत्र में और डुआर्स जो कि होता है असम बंगाल सीमा के समीप, ठीक है। यह क्षेत्र हिमालय के गिरिपद मैदान है। गिरिपद मैदान क्या होते हैं? जैसे कि माउंटेन और प्लेन्स के बीच जो मैदान पाए जाते हैं वो होते हैं गिरिपद मैदान, ठीक है। यहाँ नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। मुख्य फसलें इसमें चावल, गन्ना, गेहूं और दलहन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया है? तो ये आपका किया गया था 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अनुच्छेद 45 पहले 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित था। 86वें संविधान संशोधन जो कि किया गया था वर्ष 2002 में, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन कर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मौलिक कर्तव्य बनाए गए। इस संशोधन में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया जिसमें राइट टू एजुकेशन का प्रावधान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है? पहला आपका ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा है साम्राज्यवाद, तीसरा आपका ऑप्शन है धर्म निरपेक्षतावाद और चौथा आपका ऑप्शन है क्षेत्रवाद। तो ये आपका कहलाता है क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म, ठीक है। यह भौगोलिक निकटता के आधार पर देश या राज्य साझा हितों के लिए एकत्रित होते हैं जो इसे क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सार्क, ठीक है, जो कि साउथ एशियन कंट्री का ये संगठन है, यू जो कि यूरोप का संगठन है और एशियन जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ये संगठन है, ठीक है। भारत में क्षेत्रवाद कभी कभी राजनीतिक और भाषाई आधारों पर भी देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द डैश से संबंधित है? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी गतिविधि के आविर्भाव, दूसरा आपका ऑप्शन है कानून प्रवर्तन द्वारा एक आपराधिक संदिग्ध का प्रत्यक्ष पीछा करना, तीसरा आपका ऑप्शन है आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्यवाही और चौथा आपका ऑप्शन है जैव विविधता हॉट स्पॉट। तो ये आपका संबंधित है आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्यवाही से, ठीक है। हॉट परस्यूट का अर्थ होता है सीमा पार भागे आतंकवादियों का तुरंत पीछा कर कार्यवाही करना और सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है आतंकवादी ठिकानों पर सटीक सीमित सैन्य हमला करना, ठीक है। भारत ने 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। दोनों शब्द रक्षा और सुरक्षा अभियानों से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन यानी कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? पहला आपका ऑप्शन है F.W. टेलर, दूसरा आपका ऑप्शन है हेनरी फियोल, तीसरा है A.V. डाइसी और चौथा आपका ऑप्शन है मैक्स वेबर। ये आपका दिया गया था A.V. डाइसी के द्वारा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा A.V. डाइसी ने 1885 में दिया था। इसका अर्थ होता है कानून के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है।
इसमें 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है आपका कानून की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा है कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा है संविधान से प्राप्त अधिकार यानी कि प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, भारतीय संविधान में यह सिद्धांत आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेनोसाइड यानी कि नरसंहार शब्द डैश द्वारा गढ़ा गया है। पहला आपका ऑप्शन है जेफरसन, दूसरा है राफेल लेम्किन, तीसरा है आपका एलेनोर रूजवेल्ट और चौथा है आपका थॉर्नबेरी। तो ये आपका गढ़ा है राफेल लेम्किन ने। ठीक है, जेनोसाइड शब्द का अर्थ होता है किसी जाति, नस्ल या धार्मिक समूह का संगठित रूप से संहार करना। ठीक है, इसे 1944 में पोलिश वकील राफेल लेम्किन ने गढ़ा था। ये शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। पहला है आपका जेनो यानी कि रेस, ठीक है, और दूसरा है आपका साइड यानी कि किलिंग। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो डैश के अधीक्षण के तहत कार्य करता है। पहला आपका ऑप्शन है गृह मंत्रालय के तहत, दूसरा है रक्षा मंत्रालय के तहत, तीसरा ऑप्शन है कार्मिक मंत्रालय के तहत और चौथा ऑप्शन है विदेश मंत्रालय के तहत। ये आपका कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि कार्मिक मंत्रालय के तहत। ठीक है, सीबीआई का गठन 1963 में हुआ था। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत कार्य करती है। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करती है और सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका नारा क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी यानी कि परिश्रम, निष्पक्षता और ईमानदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये आपका किया गया था वर्ष 1926 में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसे संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा मिला। यह आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यानी कि फॉरेस्ट सर्विस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा आयोजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? पहला आपका ऑप्शन है भारत की संसद के पास, दूसरा है आपका ऑप्शन केंद्रीय गृह मंत्री के पास, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री के पास और चौथा आपका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के पास। ये आपका होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संसद के पास। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देता है। इसके लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। वर्तमान अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? पहला है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस और तीसरा आपका है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को स्पष्ट होने के लिए डैश के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था। पहला आपका मामला है आर गांधी बनाम भारत संघ, दूसरा है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, तीसरा आपका ऑप्शन है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और चौथा आपका ऑप्शन है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का। ठीक है, तो ये था आपका मामला श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का। ठीक है, धारा 66A के तहत आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेश डालने पर गिरफ्तारी का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्पष्ट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। यह निर्णय आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए ऐतिहासिक माना गया। इसके बाद यह धारा पूरी तरह से निरस्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है विल्ली। ठीक है, विल्ली छोटी आंत की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली सूक्ष्म उंगली नुमा संरचनाएं हैं। इनका कार्य क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, इनसे आंत की सतह क्षेत्र कई गुना बढ़ जाती है। प्रत्येक विल्ली में रक्त वाहिकाएं और लसिका वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में डैश में संशोधन किया गया। तो ये आपका किया गया था वर्ष 2019 में। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 बाल यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए बनाया गया। 2019 के संशोधन में
गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ा गया। बाल अश्लील सामग्री यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी कठोर सजा तय की गई। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पर लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यालय कितना होता है? तो ये आपका होता है 6 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 राज्य से और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है आपका स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य है। तीसरा आपका स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना नहीं जाता है। तो ये है आपका पहला ऑप्शन सही। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 8 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पब्लिकेशन पारंपरिक गजट के समान वैध मानी जाती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित की जाती है तो वह कानूनी रूप से मान्य होगी। यह ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजातीय भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? पहला आपका स्टेटमेंट है, ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना। दूसरा है आपका सिंचाई, बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण। तीसरा है गरीब आदिवासियों द्वारा की गई भूमि की बिक्री। तो ये है आपका ए और बी, यानी कि ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना और सिंचाई, बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण। ठीक है। आजादी के बाद भी कई कारणों से आदिवासी भूमि सुरक्षित नहीं रह सकी। पहला था आपका ऋण और गरीबी के कारण भूमि गिरवी रखना। दूसरा था सिंचाई, बांध, सड़क, खनन आदि परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण। तीसरा था आपका सरकारी संरक्षण कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है। कई राज्यों ने लैंड ट्रांसफर रेगुलेशन लागू किए ताकि गैर आदिवासी भूमि खरीद न सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? पहला आपका ऑप्शन है चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति। दूसरा आपका ऑप्शन है चिकित्सा बीमा प्रीमियम। तीसरा आपका ऑप्शन है विकलांग आश्रित का चिकित्सा उपचार और चौथा आपका ऑप्शन है उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान। तो ये था आपका चिकित्सा बीमा प्रीमियम। ठीक है। धारा 80 डी के तहत स्वयं, पति पत्नी, बच्चों या माता पिता के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर कर में छूट यानी टैक्स डिडक्शन मिलती है। अधिकतम छूट कितनी मिलती है? 25,000 60 वर्ष से कम के लिए। ठीक है। और 50,000 वरिष्ठ नागरिकों के यानी 60 वर्ष से ऊपर के लिए। हेल्थ चेकअप पर अधिकतम आपका 5,000 तक की छूट शामिल होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो ये आपका करता है गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होता है। पहली जनगणना 1872 में और पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। भारत की जनगणना का संचालन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। भारत में 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी, जो कि कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का समकेशित कोष गठित किया गया था? ये था आपका आर्टिकल नंबर 266। ठीक है। यह भारत सरकार का मुख्य कोष है। सभी कर, राजस्व, ऋण और अन्य आय इसमें जमा होते हैं। पार्लियामेंट की अनुमति के बिना इससे कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती है। भारत के 3 मुख्य फंड हैं। पहला है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और चौथा है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैलेडोनिया डैश से स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है? तो ये आपका करता है फ्रांस से। न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र यानी कि ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है। यहाँ 2018, 2020 और 2021 में स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह यानी कि रिफरेंडम हुआ, जिसमें बहुमत ने स्वतंत्रता को अस्वीकार किया।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं? ये आपके टोटल रखे गए हैं 29, ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी। यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषय बताती है। उदाहरण के तौर पर कृषि, जल प्रबंधन, ग्राम उद्योग, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, ठीक है। और यह अनुच्छेद 243G से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल क्या है? ये आपका होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी और अन्य आयुक्तों को केवल संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं से ही हटाया जा सकता है। और भारत का पहला सीईसी यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये थे आपके सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? ये आपका किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी का भारत पर व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार पर एकाधिकार 1833 तक जारी रहा। इस एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण डैश की विषय वस्तु है। तो ये है आपका राज्य सूची का। भारत में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल है। पहला है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। राजस्व, भूमि, पुलिस, कृषि जैसे विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? पहला आपका ऑप्शन है 4थी अनुसूची, दूसरा है 9वीं अनुसूची, तीसरा है 6ठी अनुसूची और चौथा आपका ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। तो यह है आपका सही जवाब 12वीं अनुसूची, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई। इसमें 18 विषय शामिल है, जैसे शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, सड़कें, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई आदि। अनुच्छेद 243W इससे संबंधित है। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा ने डैश की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत थी और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का 40 क्वेश्चंस। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।